नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमन शर्मा। अस्पताल अग्निकांड के मामले में अग्निकांड की जांच फिर से शुरू हुई है। प्राथमिक तौर पर पुलिस अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम जुटी है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। आपको बता दें, जबलपुर के अस्पताल में आग लग गई थी। आग से कोहराम मच गया था। 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और अग्निकांड मामले की जांच शुरू हो चुकी है। प्राथमिक तौर पर पुलिस अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंची। तो आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या कोई लापरवाही इसमें सामने आई? गलती किसकी, चूक कहां हुई? तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और जबलपुर के हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के मामले की जांच शुरू हो चुकी है। प्राथमिक तौर पर पुलिस के अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम घटनास्थल पहुंची है और घटनास्थल का मुआयना किया है। तो जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अस्पताल के 3 कर्मचारी भी शामिल। आग की लपटों के बीच धुएं का गुबार उठ रहा है। पूरी बिल्डिंग धू धू कर जल रही है। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह तक कांप गई। तस्वीरें जबलपुर की हैं और खास बात यह है कि आग के गोलों में जो बिल्डिंग तब्दील हुई है वो है अस्पताल। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब आग लगी तब अंदर कई कर्मचारी और मरीज थे। जो लोग ऊपरी मंजिल पर थे उन लोगों ने खिड़कियों के कांच तोड़कर जान बचाई, लेकिन निचली मंजिल पर लोग फंसे रह गए। डेड बॉडी ज्यादा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संख्या 10 से ऊपर जाएगी। ईश्वर करे, हम लोग सिर्फ अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या कम से कम हो। निश्चित रूप से जो घटना है बड़ी दर्दनाक घटना है। जैसे ही हमको सूचना मिली थी, हमने नगर निगम में फायर की गाड़ियों को कराया था। अभी जो संख्या की जानकारी मिल रही, लगभग 7 लोग खत्म हो चुके हैं। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, उन घटना की हम जांच की मांग की भी करेंगे और अभी मौके में हमारे सभी जनप्रतिनिधि लोग आ चुके हैं। हम भी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी लोगों को हम यहाँ से निकाल सकें और जहाँ भी जीवन की पूरी उम्मीद है उनको बचाया जा सके। यहाँ से जो भी इस तरह के लोग मिल रहे हैं उनको मेट्रो हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे हम लोग यहाँ लगातार भेज भी रहे हैं। अस्पताल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम को घंटों जूझना पड़ा। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला। आग लगने के बाद अस्पताल के अंदर के हालात को देखकर हर कोई सकते में है। हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जाहिर किया। जबलपुर के न्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्नि हादसे में अभी भी गंभीर हालत में हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि हॉस्पिटल की ये स्थिति बन चुकी है। न्यू लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल, जिसके ओनर डॉक्टर सचिन गुप्ता बताए जा रहे हैं, और हॉस्पिटल की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से जल चुकी है। अंदर से भी इसी तरह की तस्वीरें देखने में सामने आ रही हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख जबकि घायलों के लिए 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हादसे पर दुख जताया। बताया जा रहा है कि जनरेटर से आग लगी थी, जिसने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे हादसे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन कैसे एक ही एग्जिट और एंट्री वाले अस्पताल को अनुमति दे दी गई? सुरक्षा मापदंडों का क्यों नहीं पालन किया गया? क्या अस्पताल के पास फायर सेफ्टी की एनओसी थी? क्या प्रशासन ऐसे अस्पतालों का नियमित निरीक्षण नहीं करता? जाहिर है इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। वहीं सीएम शिवराज ने जबलपुर अस्पताल में हुए अग्निकांड पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आग से कई लोगों की मौत को लेकर लगातार मैं संपर्क में हूं और भगवान महाकाल से प्रार्थना की है कि सब कुशल मंगल हो।
दुखद घटना हुई है। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ। जो घायल हैं उनके अलग अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है और राहत और बचाव के कार्य पर मैं सीधे नजर रखे हुए हूँ। सर, दोषियों पर कार्रवाई कमिश्नर को जांच के निर्देश दे दिए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, घायलों का उपचार होगा और पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और पूरा घटनाक्रम कैसा रहा वो हम जानेंगे। सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, बेहद ही दर्दनाक अग्निकांड ये हुआ जबलपुर के एक हॉस्पिटल में। कई सारे सवाल खड़े करती है घटना। हालांकि जांच शुरू हो चुकी है प्राथमिक तौर पर। देखिए सुमित, अभी इस हादसे में बड़ी खबर यह है कि मृतकों के नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले न्यूज 18 दर्शकों को वो नाम बतलाने जा रहा है। जो 8 मृतक है उनमें से 2 यूपी के बताए जा रहे हैं और 1 सतना जिले का है। इनका नाम है महिमा जाटव, जिनकी उम्र 23 साल है। ये नरसिंहपुर की रहने वाली हैं। वीर सिंह है, इनकी उम्र 30 वर्ष है। ये आधारताल जबलपुर के रहने वाले हैं। स्वाति वर्मा ये 24 साल की हैं। ये जिला सतना की रहने वाली हैं। तन्मय विश्वकर्मा ये जबलपुर के रहने वाले हैं, जो कि 19 वर्ष के हैं। दुर्गेश सिंह, इनकी उम्र 42 वर्ष है और ये भी जबलपुर के ही रहने वाले हैं। सोनू यादव ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश मानिकपुर के रहने वाले हैं, जो कि 26 साल के हैं। अनसुईया यादव ये 55 साल की हैं, जो कि चित्रकूट मानिकपुर यूपी की रहने वाली हैं। और जो 8वीं मृतक महिला है, फिलहाल इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो 2 घायल हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। अमित शर्मा जो कि बेढ़न सिंगरौली के रहने वाले हैं और दूसरे दीपा यादव ये 40 साल की हैं। ये मानिकपुर बांदा की रहने वाली हैं। तो समझ सकते हैं कि 8 मृतकों की कहीं ना कहीं जो पुष्टि है, न्यूज 18 ने इस खबर को बतलाया था, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। और जो 2 घायल हैं उनके नाम भी स्पष्ट हो गए हैं। यूपी, सिंगरौली, सतना, ये अन्य जिले जो हैं इनके नाम स्पष्ट हो पाए हैं। फिलहाल लगातार प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। जो गंभीर रूप से घायल 5 मरीज हैं उनका इलाज जो है मेडिकल अस्पताल में जारी है। बेहद विभत्स से हादसा था और उसके बाद अब तमाम प्रश्न जो है उठ रहे हैं। जो जांच टीम है, जो कि निर्देश पर गठित की गई है जिला प्रशासन के निर्देश पर, वो फिलहाल तत्काल रूप से अभी मुआयना कर रही है, जिसमें 2 चिकित्सक भी शामिल हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासन का महकमे के अधिकारी जो है उस जांच दल में है, जो अस्पताल के अंदर मुआयना कर रहे हैं। बहरहाल स्पष्ट तौर पे जो अस्पताल कर्मचारी थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो ये बतला रहे थे कि जो आग है वो दरअसल जनरेटर से शुरू हुई, जो कि ठीक एंट्री गेट पे ही लगा हुआ था और उसके बाद आग भभकती गई और ग्राउंड फ्लोर से लेकर पूरे 2 माले को अपने चपेट में ले लिया। फायर सेफ्टी नॉर्म्स के कहीं ना कहीं अनदेखी यहां पर की गई। एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही था, जो कहीं ना कहीं लाइसेंस का स्पष्ट उल्लंघन बतलाता है। कैसे इन अनुमति दे दी गई, सबसे बड़ा सवाल है और जिम्मेदारी बेशक इस बार तय होनी चाहिए, क्योंकि 8 जिंदगियां जो हैं वो मौत के काल में समा गई हैं। सुमित, ठीक है प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी है। 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क योजनाओं का केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास, लोकार्पण किया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सिंगल क्लिक के जरिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सौगात दी। नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंदौर की तारीफ की, साथ ही कहा कि योजनाओं पर इंदौर वासियों का हक है। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतने बड़े बड़े शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूं, आपका ही आपको दे रहा हूं। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल हुए। सीएम ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि इंदौर जिस रफ्तार से विकास कर रहा है वो जल्द ही बड़े शहरों को पीछे छोड़ देगा। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आने वाले 10 साल में इंदौर, बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। इंदौर में सड़क निर्माण की योजनाओं में 64,000 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। ऐसे में नई योजनाओं के आने से एक तरफ सड़कों का जाल बिछेगा, दूसरी तरफ विकास को भी गति मिलेगी।
शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। जी हां, सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ा दिया। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 से 34% कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र के कर्मचारियों के समान डीए मिलेगा। अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ा करके एक अच्छा निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने 3% महंगाई भत्ते को नाकाफी बताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हर मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। अब हार का सामना करना पड़ा तो 2023 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये कर्मचारियों को तोहफा दिया है। लाभ मिलने की दृष्टि से, उनके कल्याण की दृष्टि से तो मुख्यमंत्री जी ने बिना मांग के, यानी कर्मचारियों का कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, ना कोई कर्मचारी मांग कर रहे थे, बिना मांग के उन्होंने ये सौगात दी है। महंगाई भत्ता अगस्त से दिया जाएगा। वहीं सरकार पर 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर सीएम शिवराज ने परिवार संग बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। ठीक शाम 4 बजे बाबा महाकालेश्वर पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश के स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान भगवान ने भक्तों को गरुड़देव पर शिव तांडव रूप में भी दर्शन दिए। नगर भ्रमण के दौरान भगवान का स्वागत करने का अवसर भक्तों को भी मिला। सीएम भी सवारी में शामिल हुए और जनता का अभिवादन स्वीकारा। पालकी के आगे आगे सीएम शिवराज परिवार संग मंजीरे बजाते हुए, मस्ती में झूमते हुए एक अलग अंदाज में ही दिखाई दिए। नगर सरकार के लिए गंगा की सौगंध के वीडियो पर प्रदेश में सियासत हो रही है। दमोह और सीहोर के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। आप भी देखिए। दमोह में पार्षदों का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी के 4, कांग्रेस के 1 और निर्दलीय पार्षद हैं। वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का बताया जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए बीजेपी के जिला महामंत्री गोपाल पटेल ने इन लोगों को गंगा की शपथ दिलाई। वहीं सीहोर का भी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में निर्वाचित सदस्य गंगा नदी में बड़ी बोट में बैठे दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके हाथों में गंगा जल है और आरोप है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की इनको शपथ दिलाई जा रही है। उधर वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना था कि वीडियो में कोई बीजेपी का नेता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मामले की जांच की बात कही है। वहाँ पर पथरिया की जहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे और इसलिए अब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर प्रयास लोग कर रहे हैं। तो कौन थे, क्या थे, क्यों शपथ हो रही थी, ये हम उससे जांच से ही पता चलेगा। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त और सदस्यों को बरगलाने के आरोप लगाए हैं। भोपाल में कांग्रेस के 4 कैंडिडेट जो जिला पंचायत में उनको बंधक बना लिया गया। जितने फर्जीवाड़े दुनिया के अंदर हो सकते हैं इन चुनावों के अंदर, जो जिला पंचायत और नगर निगम में इनने किए हैं, वो अंधेर है। कुल मिला के ये देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है।
दमोह और सीहोर में बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। भोपाल और रायसेन में एनआईए की दबिश को लेकर नई बात सामने आ रही है। वहीं हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को एनआईए ने 8 अगस्त को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। भारत में आईएसआईएस के मॉड्यूल को लेकर एनआईए की जांच तेज हो गई है। 6 राज्यों में एनआईए की टीम ने 13 जगहों पर छापेमारी की थी। अब जब्त किए गए लैपटॉप और दूसरे संदिग्ध सामानों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल से हाफिज अनस और जुबैर मंसूरी को एनआईए ने पकड़ा, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हालांकि दोनों को एनआईए ने 8 अगस्त को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया है। दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन एनआईए ने इन्हें दिल्ली जो है 8 तारीख को यहां पर बुलाया। हालांकि कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि एनआईए के छापेमारी के बाद पुलिस को अलर्ट किया गया है। साथ ही मकान मालिकों को किराएदारों की जानकारी थाने में देने को कहा गया है। हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस को, जो मकान मालिकों, जो किराएदार रहते हैं, सभी थानों को हम अलर्ट करने वाले हैं कि वो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं इनकी जानकारी पूरी की पूरी लें। और मकान मालिकों से भी अनुरोध करने वाले हैं कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को किराए से मकान न दें। अगर कोई है तो संबंधित थाने को जानकारी दें। एनआईए की दबिश को लेकर अब्बास नगर में लोग सहमे दिखे। वहीं हाफिज अनस की मां ने बेटे को बेकसूर करार दिया। मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, गाड़ी आई है तो वो अनस मियां को उतार के वो स्कूल में ले गए। उन्होंने ऑफिस का लॉक था, ऑफिस का लॉक खुलवाया। 40-45 मिनट समथिंग उन्होंने यहाँ पर जो भी मालूमात जांच करना थी करी। उसके बाद वो अनस मियां को यहाँ से ले गए, चले गए। मैं जानता हूँ, मैं लोकल हूँ, स्थानीय यहीं का हूँ। तो लड़का तो बिल्कुल सीधा साधा है। इस तरह का कोई मामला अभी तक तो नज़र नहीं आया, क्योंकि स्कूल चल रहा है। उनकी मदर के साथ वो रोज़ मॉर्निंग में मदर को लेके आते हैं और वापस लेके जाते हैं। किसी से कोई बातचीत। कहा यह जा रहा है कि अब तक की जांच में विदेशी फंडिंग के सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं। इस फंड का इस्तेमाल युवाओं का ब्रेन वॉश कर मॉड्यूल से जोड़ने के तौर पर किया जा रहा था। आमतौर पर रिटायरमेंट के समय अधिकारियों को आपने मायूस होते या फिर पुराने दिनों को याद करते हुए नम आंखों से विदाई देते हुए देखा होगा, लेकिन इसके विपरीत रतलाम नगर निगम के कमिश्नर अपनी रिटायरमेंट पार्टी में अलग ही अंदाज में, अलग ही रंग में नजर आए। आयुक्त सोमनाथ न केवल ढोल की थाप पर जमकर नाचे, बल्कि अपनी पत्नी को गोद में उठाकर डांस करते हुए देखे गए। इस मौके पर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी भी ढोल की थाप पर जमकर थिरके और अपने अधिकारी की खुशी से बिताई।